Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities. This is the lecture number 6.1, Solution of Simultaneous Linear Differential Equation. This is the important topic. 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता ही है. ये जो टॉपिक मैं आपके सामने अभी डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन तो इसके ऊपर आना ही है. यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन हमेशा आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन, और वैसे भी साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो वहाँ पर एक से ज़्यादा जब सर्किट बन जाते हैं तो आपकी इक्वेशन साइमल्टेनियस बन के आती हैं. फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन हमें देना होगा. ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं ये आप 6th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं. 6th क्लास में जो आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ी हैं, यहाँ पर और वहाँ क्या डिफरेंस दोनों में है पहले उसको समझ लेते हैं. तो जो वहाँ पर आप इक्वेशंस पढ़ते थे वो कुछ ऐसी होती थी कि जैसे 2x + 3y = 4 और x - y = 5. मान लीजिए आपके पास ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं जो लीनियर हैं, मतलब वेरिएबल की पावर 1 है. अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ. इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स आप लोगों ने पढ़े. जैसे सबसे पहले आपने ग्राफिक मेथड पढ़ा, उसके बाद ग्राफिक मेथड के बाद आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन के बाद एलिमिनेशन पढ़ा, और भी बहुत सारे मेथड्स आपने पढ़े हैं. और हम जब बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया है. मैट्रिक्स मेथड लगा करके रैंक निकाल करके रैंक की हेल्प लेकर के अपनी साइमल्टेनियस इक्वेशन को, जो एक या दो से ज़्यादा इक्वेशंस होती थी, उनको हम वहाँ सॉल्व कर रहे थे. तो इसके सॉल्व करने का जो आपने सबसे बेसिक मेथड पढ़ा वो ये था कि हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल बना करके अपनी इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं. और जब एक वेरिएबल में हमारा कोई कांस्टेंट आ जाता है, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, तो फिर इस वेरिएबल से इन दोनों इक्वेशन में से हम किसी एक को सेटिस्फाई करवा देते हैं. अगर हम इसको सेटिस्फाई करें तो दूसरा जो वेरिएबल बचा रह जाता है उसकी वैल्यू निकल जाती है. तो यहाँ पर लेकिन मैंने जो आपके सामने रखी हैं इक्वेशंस वो केवल लीनियर इक्वेशन हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. बट आपके सामने अब जो इक्वेशन आने वाली हैं स्टूडेंट्स, वो इक्वेशन साइमल्टेनियस में लीनियर ओनली लीनियर नहीं है, वो ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. यानी उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आ गए हैं. तो यही वो इक्वेशन है. मान लीजिए आपके पास इक्वेशन में f1dx + f2dy = f1t आ गया. यानी यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि x मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके साथ फंक्शन ऑफ डी है. फंक्शन ऑफ डी मतलब वो उसमें लीनियर इक्वेशन बनाए हुए है, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की या थर्ड ऑर्डर की, कोई भी डेरिवेटिव आ सकता है. उसके साथ साथ y भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका भी कोई मल्टीपल एफ डी है. एफ डी मतलब वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में है. सेम एक मेरे पास दूसरी इक्वेशन भी इसी तरीके से आ गई है, उसमें भी फंक्शन ऑफ डी है. बट इन दोनों वेरिएबल जो x और y मैं कह रहा हूं दोनों ही डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उनका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है. यानी मेरे पास यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि जो x है वह भी फंक्शन t का होगा और जो y है वह भी फंक्शन t का होगा. यानी जो मेरे आंसर्स आने वाले हैं वो x और y के इन टर्म्स ऑफ t आएंगे. t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y आर डिपेंडेंट वेरिएबल. क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक है, डिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग हैं, दो अलग अलग हो गए हैं. ये इक्वेशन पैरामीट्रिक कहलाती है, और पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हमेशा ऑर्डिनरी होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज कर रहा हूँ. यानी जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट, x = f1t और y = f2t, यानी उससे जो डेरिवेटिव बन के आएंगे उनसे डेरिवेटिव बनकर के जो इक्वेशंस बनी हुई हैं वो मेरे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं. तो अब जैसे कि मैंने आपसे लीनियर इक्वेशन के बारे में अभी डिस्कस किया था कि कभी भी अगर हमें दो इक्वेशन जो साइमल्टेनियस होती हैं उनको अगर कभी भी सॉल्व करना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम रिमूविंग मेथड लगाएं. रिमूविंग मेथड का मतलब किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लें. यानी हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लें. अगर हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें f1d का मल्टीप्लिकेशन हो जाए और जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें φ1d से मल्टीप्लाई हो जाए. अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो फर्स्ट
टर्म दोनों ही इक्वेशन में इक्वल हो जाएंगी। फिर अगर दोनों का साइन सेम हो तो मुझे सब्ट्रैक्शन कर देना चाहिए, और अगर दोनों का साइन अपोजिट हो, एक में प्लस और एक में माइनस हो, तो मुझे इक्वेशंस को ऐड कर देना चाहिए। तो जैसा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करूँगा तो जो x के कोफिशिएंट है इक्वल होने के बाद x वाला जो पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही x वाला पार्ट रिमूव होगा तो पूरी इक्वेशन y में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये इक्वेशन जो y में कन्वर्ट होकर के आएगी वो इक्वेशन दो तरीके की हो सकती है, यानी वो डेफिनेटली लीनियर इक्वेशन बनने वाली है। अब जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो दो टाइप की हैं, या तो इक्वेशन होमोजीनियस होगी और या तो इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगी। दोनों का ही सॉल्यूशन स्टूडेंट्स मुझे आता है। अगर इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाती है तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू CF प्लस PI हो जाता है। और अगर आपकी इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो होमोजीनियस का सॉल्यूशन भी मुझे आता है। उसको सॉल्व करने के लिए x की जगह पर e टू दी पावर z, बट यहाँ मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल t होगा तो मैं t की जगह पर कोई e टू दी पावर z या कोई और वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके अपनी इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदल के लाऊं और फिर उसका CF और PI कैलकुलेट करूं। तो यहाँ मुझे ये करना होगा। तो स्टूडेंट्स इसका एक वर्किंग रूल है, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो वर्किंग रूल क्या है, मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन में मैंने x के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लिया है। अगर x के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे तो जब मैं इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करूंगा या अगर अपोजिट साइन है तो मैं एडिशन कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं उसको सॉल्व करूंगा तो मेरी इक्वेशन में क्या होगा, x और y यहाँ डिपेंडेंट है, t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मेरी इक्वेशन से x रिमूव हो जाएगा और इक्वेशन y में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी अनदर वेरिएबल जो एक बचा हुआ है उसमें इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। उस इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो इक्वेशन बन के आएगी वो इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यानी एक फंक्शन ऑफ d आएगा इन y के साथ, फंक्शन ऑफ d आएगा y के साथ, और जब फंक्शन ऑफ d y के साथ आएगा तो यानी यहाँ पर जो आया वो f3d आ जाएगा। ये मेरे पास जो आएगा f3d ये f3t के बराबर हो जाएगा, और f3t यानी ये जो इक्वेशन आने वाली है वो nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और लीनियर इक्वेशन दो तरीके की होंगी, या तो होमोजीनियस होंगी या तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगी। जो भी इक्वेशन आएगी उसी के अकॉर्डिंग मैं उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा। लेकिन ध्यान देना है स्टूडेंट से यही गलती होती है हमेशा जल्दी में, क्योंकि उसको सॉल्यूशन x में लिखना आता है तो वो जल्दी से x में सॉल्यूशन लिख देता है, बट y में जो सॉल्यूशन बनने वाला है CF प्लस PI के साथ वो इन t यानी t में सॉल्यूशन लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो कैपिटल D मैं यूज़ कर रहा हूँ उस d की डेफिनेशन d/dt हो गई है। यानी जो डेरिवेटिव मैं रख रहा हूँ, जो इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ उसमें जो मेरा d है यहाँ पर उस d की डेफिनेशन d/dt है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल t होगा और मैं अपना सॉल्यूशन भी t में लिखूंगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि जब दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं और एक x या y किसी एक की वैल्यू अगर आ जाती है तो फिर आपको उस वेरिएबल से अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। तो यहाँ भी आपको यही करना होगा। ये जो y में सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट स्टेप में आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 यू हैव डिसाइडेड 1 और 2 दोनों में से किसी भी एक को आप वेरीफाई करवाएंगे, लेकिन उसको भी आसान बनाने का तरीका होता है। जब मैं कोई क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा तो क्वेश्चन में ये आपको दिखाऊंगा कि कौन सी इक्वेशन में वैल्यू रखना आसान होता है। तो स्टूडेंट जब 2-3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि मुझे किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 किसको मुझे वेरीफाई करवाना चाहिए। हालांकि दोनों में से वेरीफाई करवाने में प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम केवल इतनी सी आएगी क्योंकि उसमें डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं। तो कहीं पर आपको सॉल्यूशन का डेरिवेटिव निकालना पड़ सकता है और कहीं पर आपको सॉल्यूशन पूरा बनाने के बाद उसको इंटीग्रेट करना पड़ सकता है। इंटीग्रेशन करना क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होता है, डिफरेंशिएशन हम इजीली कर देते हैं, तो मुझे ऐसी इक्वेशन में वैल्यू रख देनी चाहिए जिससे कि डिफरेंशिएशन करके मुझे आंसर मिल जाए।
तो जब मैं उसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा, उसे वेरीफाई करूँगा, तो दूसरा आंसर भी मेरा जो आने वाला होगा x इज़ द फंक्शन ऑफ t ही आएगा, यानी x और y दोनों ही t के फंक्शन बन जाएंगे। तो x और y ही मेरा उस सिस्टम ऑफ साइमुलटेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। अब स्टूडेंट एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से हमें क्लियर होगा कि जितनी बातें हमने समझी हैं उसको अगर एक बार अप्लाई करेंगे तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं पहली इक्वेशन को देखूं तो dx अपॉन डी टी प्लस वाई इक्वस टू जीरो है। बहुत ही सिंपल इक्वेशन मैंने रखी है। मैं पहले बेसिक को जानना चाहता हूं, बेसिक समझना चाहता हूं, उसके बाद मैं एक अच्छी प्रॉब्लम उठाऊंगा जिससे कि मैं अच्छे लॉजिक दे करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। लेकिन इक्वस टू में मैंने अभी टी जीरो रखा है, जीरो जानबूझ के रखा है। एक आसान इक्वेशन को आपके सामने रख रहा हूँ, dx अपॉन डी टी प्लस वाई इक्वस टू जीरो। स्टूडेंट अगर मान लीजिए dx अपॉन डी टी प्लस एक्स होता तो ये तो वन ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन हो जाती। इसको तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्व कर सकता था। दूसरी इक्वेशन में देखूं डी वाई अपॉन डी टी और एक एक्स भी साथ में है, लेकिन अगर वहाँ एक्स की जगह वाई होता वो भी लीनियर हो जाती, यानी उसको तो मैं ऑलरेडी वन ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकता था। बट मेरी प्रॉब्लम यही है यहाँ पर कि दोनों इक्वेशन में ही एक्स और वाई मिक्स हो गए हैं। मिक्स होने का मतलब ये है कि ये इक्वेशन साइमुलटेनियस हो गई है। तो यानी दोनों मिक्सअप हुए, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान दीजिए। dx ओवर dt का मतलब है dx प्लस y अपनी जगह पे इक्वल्स टू जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं दूसरी इक्वेशन को देखूं तो उसमें x एज इट इज माइनस d ऑफ y इक्वल्स टू जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गई हैं। अब स्टूडेंट अगर इन दो इक्वेशन को मैं देखूं तो इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन में dx है, दूसरी इक्वेशन में खाली x है। मैंने ये समझा था मैं x और y में से किसी के भी कोफिशिएंट्स को इक्वल कर सकता हूँ। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। किसी भी तरीके से आप दोनों कोफिशिएंट में से किसी को भी इक्वल बनाइए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा हमेशा x के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाऊँगा। तो अगर मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप, x का मल्टीपल d है, d का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। स्टूडेंट मैं आपको कह तो रहा हूँ ये बात कि इसको हम मल्टीप्लाई करके इक्वल बना लेते हैं, बट असल में यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि d का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। असल में मैं अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँगा। कैसे, इसका क्या मतलब है? अगर मान लीजिए मैं यहाँ d लाना चाहता हूँ, यानी मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन नंबर 2 बाई d। अगर मैं d से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इक्वेशन dx माइनस डी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। और dx प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर इन इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन कर दूँ तो माइनस माइनस ये इक्वल हो जाएंगे, तो कैंसिल हो गया। माइनस कॉमन लेकर के डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल्स टू जीरो, यानी डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता था स्टूडेंट, उसको समझिए एक बार। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसा ही मैंने इसमें d का मल्टीप्लाई किया है तो d मल्टीप्लाई होने का मतलब ये होता है x माइनस डी वाई इक्वल्स टू जीरो। यानी मैं पूरी इक्वेशन को एक साथ लिख रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि d किया है मैंने, डिफरेंशिएशन किया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है dx माइनस डी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो। यानी क्या मायने हैं? इसका मतलब है dx अपॉन dt, और माइनस इसका मतलब हो जाता है d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसका ये मायने है। यानी मैंने किया तो मल्टीप्लिकेशन है, बट असल में वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया गया है। तो स्टूडेंट इसीलिए यहाँ पर मैं आपको एक डेफिनेशन देना चाहता हूँ, एक लॉजिक देना चाहता हूँ। कभी भी आप ये गलती ना करें कि x माइनस डी वाई में d का मल्टीप्लाई आप इस तरफ से कर दें। ये दोनों बराबर नहीं है, ये गलत तरीका है। आपको ऐसे नहीं करना। हमेशा ही इस d को लेफ्ट में लिखना है, क्योंकि ये लेफ्ट से ही डिफरेंशिएट करता हुआ जाएगा। अगर d आपने राइट में लिख दिया है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, वो आपने गलत लिखा है। तो उसको इस तरीके से लिखना नहीं है। तो इन सब बातों का लिखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि मैंने जो लिखा है वो ठीक लिखा है या गलत लिख दिया है। सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं। जो इक्वेशन है
वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई है, तो मुझे तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, यानी एम इक्वल्स टू प्लस माइनस ओएटा। तो फिर सी एफ लिख देते हैं इसका सी एफ होगा, ध्यान देना, सी एफ होगा सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी, ये मेरा सी एफ हो गया है। अब अगर देखें तो इक्वेशन में, क्योंकि राइट साइड में जीरो है तो यानी पी आई जीरो होना चाहिए, और पी आई अगर जीरो होता है तो चूंकि ये इक्वेशन वाई के लिए थी तो जो सॉल्यूशन बनेगा वह भी वाई के लिए हो जाएगा, यानी वाई इक्वल्स टू सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी, यानी एक सॉल्यूशन तो मेरे पास आ गया है, वाई की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन और इक्वेशंस दोनों आपके सामने हैं। अगर मैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं तो ध्यान दीजिए, अगर मैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं तो इक्वेशन नंबर 1 है dx अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस वाई। ठीक है, y की वैल्यू अगर मैं वहां रख दूं तो x निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। इंटीग्रेशन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। दूसरी इक्वेशन में देखूँ अगर, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करके x में रख दूँ दूसरी इक्वेशन में तो x क्लियरली आ रहा है, यानी मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मैं डी वाई अपॉन डी टी निकालूँ। तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा माइनस सी वन साइन टी और प्लस सी टू कॉस टी, पुट इन टू। अगर सेकेंड इक्वेशन में मैं रख देता हूँ तो x इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी है, यानी x इक्वल हो जाएगा माइनस सी वन साइन टी प्लस सी टू कॉस टी। तो दिस इज इक्वल्स टू x एंड y इज ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन टी। यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही x और y की वो वैल्यू हैं जो गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। इस तरीके से मैं अपना सॉल्यूशन बना सकता हूँ। मैंने पहली इक्वेशन में स्टूडेंट क्यों नहीं रखा, उसका रीज़न था मुझे वैल्यू रखने के बाद इंटीग्रेशन करना पड़ रहा था। हालांकि इंटीग्रेशन करना भी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि आसान था, इंटीग्रेशन ईजिली हो जाएगा। बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, प्रोडक्ट में भी आ सकता है, लीनियर इक्वेशन भी बन सकती है फिर से 1 ऑर्डर 1 डिग्री की, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मेरा आप लोगों से एडवाइस ये है कि आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से उस इक्वेशन में वैल्यू रखें जिसमें कि डिफरेंशिएशन होने के बाद आपका काम हो रहा हो। अगर आपको इंटीग्रेट करना पड़ रहा हो तो आपके लिए भी मेरे लिए भी मुश्किल होता है निकालना, तो स्टूडेंट गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए आप ऐसी इक्वेशन को चूज करें, ऐसी इक्वेशन का सिलेक्शन करें वहाँ से जिससे कि डिफरेंशिएशन की वैल्यू रखने के बाद काम हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें मैंने इक्वल्स टू में जीरो नहीं रखा। इक्वल्स टू में जीरो नहीं रखा, इसका मतलब सी एफ से केवल काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं पी आई भी आएगा, यानी मुझे उसका पी आई भी निकालना होगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो मेरी इक्वेशन थी उस इक्वेशन में डी एक्स माइनस 4y इक्वल्स टू टी, यानी मैंने पहले dx लिखा, 4y लिखा और इक्वल्स टू टी। दूसरी इक्वेशन से देखें तो x dy और 3t। ये भी इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें इतनी सी वेरिएशन मैंने डाली है जिससे कि आपका उसमें केवल सी एफ आया था, इसमें सी एफ और पी आई दोनों आएंगे। अभी और थोड़ी मुश्किल प्रॉब्लम आगे जा करके और देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कैपिटल डी की क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट, पहले भी डिस्कस किया कि डी अपॉन डी टी है, यानी मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो x के कोफिशिएंट को मैं इक्वल करना चाहता हूँ। अगर मुझे x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, इसका मतलब मुझे अपनी इक्वेशन नंबर 2 में d का मल्टीप्लिकेशन, यानी मेरी इक्वेशन 2 एक बार डिफरेंशिएट हो विद रिस्पेक्ट टू t तो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, यानी मुझे अपनी इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने d का मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी dx माइनस प्लस डी स्क्वायर वाई हो जाएगा और इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ 3t, यानी इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो केवल 3 बचा रह गया है। और जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैंने रिपीट कर दिया है, dx माइनस 4y इक्वल्स टू टी है। तो सब्ट्रैक्शन अगर कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा,
सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन आपकी कुछ इस फॉर्म में आ रही है, यानी ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, सिंपली तरीके से बिल्कुल चल रहा है। लेकिन इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई है, और कांस्टेंट कोफिशिएंट का तो CF और PI दोनों ही निकालने पड़ते हैं। तो यानी सबसे पहले मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊँ, मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, उसके रूट्स निकाले, +-2 ओएटा हो गए हैं। CF लिखा, T में आएगा क्योंकि T मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, बट इस बार इक्वल्स टू में 0 नहीं है, इसीलिए मुझे PI भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसका PI कैलकुलेट किया 1/d² + 4 इंटू 3 - t। 3 - t इज ए पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल के लिए मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसकी डेफिनेशन एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, यानी 1 - x⁻⁻1 और 1 + x⁻−1 बना करके मुझे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन करना होगा। यानी जब मैं उसको एक्सपेंशन बनाऊंगा तो यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, मिनिमम पावर को कॉमन लेना पड़ता है d की, तो यानी इसमें ऑलरेडी d की पावर 0 यानी कांस्टेंट आया हुआ है। मैंने 4 को कॉमन निकाला, 4 कॉमन निकालने के बाद 1 + d² / 4 हो गया है, उसको मैंने एक्सपेंड किया। डी को हमें इस बाइनोमियल को वहाँ तक एक्सपेंड करना पड़ता है स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, इसको हम वहाँ तक एक्सपेंड करते हैं जहाँ तक कि टी की मैक्सिमम पावर पोलिनोमियल में गिवन होती है। क्योंकि मेरे पास टी की 1 पावर हाईएस्ट है तो मुझे डी 1 तक ले जाना पड़ेगा, वहीं तक ले जाकर के मेरा काम हो जाएगा, जैसा कि इससे पहली वीडियो में सारे मेथड्स में हमने पढ़ा है। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के सभी मेथड हमारे पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं, डिस्कस किए हैं, तो फिर आपको कहीं भी इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है या लॉजिक्स को नहीं समझा है तो फिर तो स्टूडेंट प्रॉब्लम आनी ही है। यहाँ पर जो हमने CF निकाला, उसके बाद PI भी कैलकुलेट कर दिया है। CF और PI दोनों का सम किया, जिससे कि मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया y = C1 cos 2t + C2 sin 2t + 1/4 3 - t। अब स्टूडेंट्स, अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखें तो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए और सॉल्यूशन को भी देखिए। एक तरीका तो ये है y की वैल्यू को मैं यहाँ रखूँ, लेकिन फिर मुझे y की वैल्यू रखने के बाद x निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। अगर मैं दूसरी इक्वेशन पे जाऊं तो इस सॉल्यूशन को dy/dt निकालूं और इसको राइट में लेके आ जाऊं तो x मेरा क्लियर हो रहा है, यानी x की वैल्यू आ रही है। तो ये आसान तरीका है, इसीलिए मैंने क्या किया कि y को डिफ्रेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू t। y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t जैसे ही हमने किया तो विद रिस्पेक्ट टू t करने के बाद डेफिनेशन लगा दी है, 2 में मैंने पुट किया और 2 से आ रहा है x = 3t - dy/dt। dy/dt की वैल्यू रखी, उसको सिंप्लीफाई किया, जिससे मेरे पास x और y दोनों आ गए। यही मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा और यही x y की वो वैल्यू हैं जो सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगी। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि इस एग्जांपल में मैंने थोड़ा सा और वेरिएशन ली है, थोड़ा सा और उसको वेरीफाई करने के लिए सोचा है कि कुछ और एक्सटेंड किया जाए, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा किया जाए, तो इसमें मैंने इसी को लेने की कोशिश की है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें इसके बाद हम एक और अगली वीडियो में देखेंगे कि वहाँ पर जो इक्वेशंस होंगी और कुछ इनिशियल कंडीशंस होंगी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को भी समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा और वेरिएशन डाली है, सॉल्व इसलिए लिख करके नहीं कर रहा हूँ, उस समय ज़्यादा लग जाएगा, बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए सॉल्यूशन देखिए। dx/dt + 3x - 2y = 1 है और dy/dx, यानी दो बार x और y dx dy इक्वेशन में आ गए हैं। तो इक्वेशन में अगर देखें, फर्स्ट में x का मल्टीपल यहाँ d होता है और यहाँ पर 3 है, तो यानी d + 3 हो गया है। उसके बाद y = 1। दूसरे इक्वेशन में भी सेम देखें, -2 इंटू यहाँ से d आएगा dy और यहाँ से 3y, यानी y कॉमन आ जाएगा तो d + 3 हो गया है, यानी d + 3 और =e⁻t। यानी इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मुझे चूंकि x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में तो 2 का मल्टीपल करूं और इक्वेशन नंबर 2 में d + 3 का मल्टीप्लाई करूं। और चूंकि दोनों इस बार अपोजिट साइन ले रहे हैं तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने से x रिमूव हो जाएगा। यानी मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 2 में d + 3 का मल्टीप्लाई, और उसके बाद मैं इसका एडिशन करूंगा, क्योंकि एडिशन करने से ही मेरा
x रिमूव हो जाएगा। दोनों इक्वल हो गए हैं, इक्वल होने से x के कोफिशिएंट को मैंने रिमूव कर दिया है। इक्वेशन मेरी पूरी y में आ गई है। y और t यानी y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इक्वेशन को देखा, सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, जैसे ही सिंप्लीफाई किया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई है। कांस्टेंट कोफिशिएंट में ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आ गए हैं और उसका मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF लिख दिया है। तो CF लिखने के बाद मुझे PI भी कैलकुलेट करना होगा। PI की डेफिनेशन, चूँकि इक्वल्स टू में 4e⁻t और ट्वाइस आ गया था, +2 था, तो उसको मैंने ट्वाइस ऑफ e⁻0t लिखा है। तो PI में दो अलग अलग PI बनेंगे, एक PI 4e⁻t के लिए होगा, दूसरा PI e⁻0t के लिए होगा। पहली इक्वेशन में मुझे d की जगह 1 रखना होगा, दूसरी टर्म में मुझे d की जगह 0 रखना होगा। तो मैंने दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। यानी फर्स्ट पार्ट में आप देखें अगर ध्यान से, तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, उसमें आप d की जगह पर 1 रख रहे हैं, 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरे पार्ट में आप d की जगह पर 0 रख रहे हैं, 0 नहीं होना चाहिए। दोनों की वैल्यू रखी, सॉल्यूशन बन गया है, PI आ गया है। यानी कंप्लीट सॉल्यूशन इज y = CF + PI। दिस इज द सॉल्यूशन। बट स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर मैं y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ तो वहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 ऑर्डर एंड 1 डिग्री, यानी x में इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 ऑर्डर 1 डिग्री है। 1 ऑर्डर 1 डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। तो ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, यानी इससे मुझे निकालने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। मुझे क्या करना है स्टूडेंट, मैं वापस जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 पर। अगर मैं 2 को देखूँ तो 2 में मैं y और d2y/dt यानी y का डिफ्रेंशिएशन करके और y की वैल्यू दोनों को अगर रखूं तो x निकल रहा है। ये मेरे लिए आसान है, तो इसीलिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, y का डेरिवेटिव कर दिया है। ये डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव किया और इक्वेशन बनाई 2x = dy/dt + 3y - e⁻t। अब y की भी वैल्यू मेरे पास है और dy/dt भी मेरे पास है, तो मैंने दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके x 2 से डिवाइड करके x को कैलकुलेट कर लिया है। यानी x और y दोनों मेरे पास आ गए हैं। यही मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा और यही वो x और y की वैल्यू हैं जो मेरे सिस्टम को, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं, उनको कंप्लीटली सेटिस्फाई करेंगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में अगर इनिशियल कंडीशंस आती हैं, बाउंड्री कंडीशंस आ जाती हैं, तो ये जो अभी तक हम C1 C2 में आंसर दे रहे हैं, एक जनरल सॉल्यूशन दे रहे हैं, अगर मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आंसर चाहिए, कुछ बेसिक वैल्यू पर मुझे आंसर चाहिए, तो फिर उसके लिए मुझे एक और वीडियो को देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो यही है कि जनरल सॉल्यूशन की जगह हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन इनिशियल वैल्यू का यूज़ करके कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में यही समझने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।